तो जो आज हम बात करने वाले वो है बैंकिंग के ऊपर। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मनी के ऊपर, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना जल्दी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जब तक आप मनी को नहीं समझोगे तब तक बैंकिंग नहीं समझोगे कि बैंकिंग है क्या, बैंकिंग का सिस्टम क्या है, ठीक है। सो जो आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का क्या सिस्टम है और कितने बैंक है, जैसे कि कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक के कार्य क्या क्या, और ये मनी को कैसे वो करती है, क्रिएट मनी को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले हम बात करते हैं वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन, ठीक है। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। पहला टॉपिक जो आपका वो है कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक यानी कि आपकी वाणिज्य बैंक, ठीक है। सो देखते हैं कि कमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करती है। तो देखते हैं, पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा है कि वाणिज्य बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। केंद्रीय बैंक के विपरीत वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। सो भाई देखो, जो केंद्रीय बैंक होती है ना वो मुद्रा जारी करती है, बट जो आपकी वाणिज्य बैंक होती है या कमर्शियल बैंक वो मनी को जारी नहीं करती है, मुद्रा को जारी नहीं करती है। जैसे कि आपकी सेंट्रल बैंक है 100 का नोट ये जारी करेगी, बट ये जो आपकी कमर्शियल बैंक है वो नहीं करेगी, ठीक है। सो हम इसी के ऊपर देखेंगे करती कैसे है, क्योंकि बैंक मतलब कमर्शियल जो बैंक होती है वो मनी को कैसे क्रिएट करती है, ठीक है। तो देखते हैं। सो देखिए, वाणिज्य बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है, ओके। वे सिक्के या नोट जारी नहीं कर सकते हैं, फिर भी वे मुद्रा के पूर्ति करता है, यानी कि जो मनी को सप्लाई करते हैं मनी की, क्योंकि वे मांग जमाओ यानी कि डिमांड डिपॉजिट के माध्यम से मुद्रा का सृजन करते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम वाणिज्य बैंकों द्वारा मुद्रा के सृजन की प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। वास्तव में वाणिज्य बैंक मुद्रा का सृजन कैसे करते हैं, ठीक है। सो सेकंड इसमें पॉइंट दे रखा है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसी के ऊपर है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो प्रोसेस अब इसमें बताएगी कैसे क्रिएट करती है मनी कमर्शियल बैंक। सो पहला से पॉइंट जो दे रखा है ये क्या करती है, ये लोगों से ना कैश डिपॉजिट होता है वो प्राप्त करती है। ये है लोगों से ठीक है। और भाई देखो, जो ये लिखा है ना, यह लोगों से नगद जमा यानी कि कैश डिपॉजिट जमा को प्राप्त करती है, ठीक है। और इन्हें प्राथमिक जमा यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं, बैंक अपनी नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा बढ़ा देती है। अब देखो, आप ये ना पॉइंट खुद ही बनाते जाना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो इसमें पहले कहते हैं यह लोगों से नगद जमाएं प्राप्त करती है। अब फिर बैंक क्या करती है, अब जो लोगों से प्राप्त करती है ना, हाँ, बैंक अपनी नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देती है। कि जैसे कि मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का अपना कुछ सामान रखा, कि मान लो मैंने प्रॉपर्टी रख दी बैंक के पास कि भाई 1 लाख की मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसके बदले आप मुझे 5 लाख का लोन दो, तो बैंक आपको दे देगी, है ना। सो थर्ड से पॉइंट दे रखा है वाणिज्य बैंकों द्वारा दी गई मुद्रा नगद के रूप में नहीं होती। जो वाणिज्य बैंक द्वारा जो मुद्रा दी जाती है बैंकों में वो नगद के रूप में नहीं होती, इजाफी वो होती है आपकी ऋणियों के खातों में जमा प्रविष्टि यानी क्रेडिट एंट्री के रूप में होती है, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं गोल्ड जमा यानी कि सेकेंडरी जमा है, सेकेंडरी डिपॉजिट। और इसी साथ फोर्थ पॉइंट आपका ऋणी अपने खातों में साख के लिए चेक जारी कर सकता है। ये चेक अर्थव्यवस्था मुद्रा के रूप में होता है। जो ऋणी होता है ना, यहाँ लेके जो जिस बंदे ने ऋण लिया कमर्शियल बैंक से, वो क्या करेगा कि भाई बैंक में जाएगा, अपना चेक भरेगा और चेक के जरिए पैसे निकाल लेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट समझ गए। पांचवा देखते हैं, प्राचीन प्लस में गोल्ड जमा मिलकर निकलती है मांग जमा। प्राथमिक जमा प्लस में द्वैत जमा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जमा द्वैत जमा, ये क्या निकलती है, ये निकलती है टोटल मांग जमा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट एंड प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। ये आपकी मांग जमा निकलती है। ओके, अब 6 पॉइंट की बात करते हैं। सो देखिए, बैंकों के पास रखी कुल मांग जमा वाणिज्य बैंकों के नगद कोष की तुलना में कई गुना अधिक होती है। तो आज से देखिए, बैंकों के पास जो रखी कुल जमा है ना, वो वाणिज्य बैंकों के नगद कोषों की तुलना में कई अधिक गुना होती हैं, समझ गए। 7 पॉइंट करते हैं, यदि अनुभव दर्शाता है कि निकाली गई राशि मांग जमाओं का लगभग 10% है, तो बैंकों को जमाओं का केवल 10% ही नगद कोषों के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता है, ठीक है।
इसी हिसाब से आपका 8 पॉइंट है। 8 पॉइंट है आपका सभी मांग जमाएं, ठीक है। सभी मांग जमाएं अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती हैं। जितनी भी मांग जमाएं हैं वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति का कार्य करती है, ठीक है। ये समझ लेंगे। आगे देखते हैं 9 पॉइंट आपका मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं बैंक मुद्रा कहलाती है। जो मुद्रा पूर्ति के रूप में जो काम करती है वो मांग जमा वो क्या कहलाती है, बैंक मुद्रा कहलाती है, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं CRR के बारे में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं भाई CRR। CRR क्या है, कैसे निकलता है, साख गुणक, ठीक है। सो देखिए भारत में CRR बैंकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। जो वाणिज्य बैंक होती है उनके द्वारा CRR नहीं निर्धारित किया जाता, बल्कि इसे सेंट्रल बैंक यानी कि जो भारत की RBI है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारा CRR इतना है, तुम्हें मेरे को इतना % देना है तो देना है। ये कमर्शियल बैंक नहीं करेगी डिसाइड कि मेरे को कितना % CRR देना है नहीं देना। सो आगे देखते हैं द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे वैधानिक आर्थिक अनुपात भी कहते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो LRR, ठीक है। सो आगे देखते हैं वाणिज्य बैंकों को निर्धारित नगद कोषों को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, परंतु इन कोषों को RBI के पास रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो इसका देखते हैं एक बार CRR के ज्ञात होने पर हम साख गुणक यानी कि साख गुणक समस्या क्या कि भाई जो बैंक कितनी ज़्यादा मतलब कितने % अपने ऋण को उधार दे सकती है अपनी जमाओं के हिसाब से। मान लो कि मेरे पे ये 1000 है, ठीक है, और मुझे CRR में पता कितना है। CRR में पता लग गया कि भाई मेरा 10% है। अब मेरा CRR 10% है तो मैं जो हिसाब ऋण दूंगा ना यानी कि ऋण के रूप में दूंगा वो दूंगा 10,000, कितने 10,000, ठीक है। समझ लेंगे आप। सो देखते हैं कि ये क्या इसमें दे रखा है, मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे रखा है ये तो आप देख लेते भाई, नोट कर लेना सारा, ठीक है, नोट करते जाना मेरे भाई। ओके गाइस अब देखते हैं आपका कि साख गुणक कैसे निकलता है। सो मान लीजिए के, इसे हम कह सकते हैं साख गुणक, ठीक है। साख गुणक इसे कह सकते हैं बराबर में कर दो 1 × CRR। CRR हमें देखो के निकालना, तो हमें के निकालने के लिए 1 × CRR करना पड़ेगा। मान लो 1 10% CRR है अपना, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या दे रखा है, ओके। सो इसमें आगे दे रखा है आपका 100 × 10 0 से 0 कटे इसे 10 आपका आंसर, ये 10 है आपका, ठीक है। तो 10 आ गया। अब देखिए इसका तात्पर्य यह है कि CRR 10% है, जो अपना CRR है वो 10% है, ठीक है। तब वाणिज्य बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखे नगद कोषों का 10 गुना से अधिक मुद्रा वो संग्रहित कर सकती है। अब देखो CRR में 10% है, मान लो 10% जो ये बैंकों के पास जो कमर्शियल बैंकों का मुद्रा उन्होंने रख रखी है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। अब ये कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है कि अपना रखा हुआ जो बैंकों में जो मतलब सेंट्रल बैंक में कमर्शियल बैंक का जो रखा हुआ है कोष उससे 10 गुना अधिक मुद्रा को सृजित कर सकती है, किसके रूप में, ऋण के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं गुणा से अधिक मुद्रा से अंत है। यदि नगद कोष 10,000 है तो, ठीक है। पहले आप जल्दी से ऐसे लिखिए, जल्दी से लिखिए, लिख लिया। आगे देखते हैं भाई, लिखते जाइएगा, इसकी नोट भी लेते जाइए मेरे भाई। अब आगे देखते हैं, देखिए साख सृजन या मुद्रा सृजन। मान लीजिए नगद कोष 10,000 है, नगद कोष हमारा कितना है 10,000 है, ठीक है। तो वाणिज्य बैंक निम्नलिखित समीकरण के अनुसार साख सृजन कर सकते हैं। देखिए 10,000 इंटू में क्या दे रहा है इसमें 1 × 10% CRR है अपना, ओके। आगे देखते हैं एक सेकंड गाइस, ओके। ये आप आ गया 100, ये आप आ गया 10 बटे आपका गया 10,000 इंटू में 10, तो आंसर आपका आ गया 1 लाख, ठीक है। 1 लाख आपका आंसर आ गया। सो जो मान लीजिए कि CRR कमर्शियल बैंक है उसने सेंट्रल बैंक के पास अपना 10% यानी कि 10,000 कोष सेंट्रल बैंक में रख रखा है। अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि 10% से अधिक मुद्रा को सृजित करेगी। देख रहे हो, इसने 10,000 रुपये सेंट्रल बैंक में रख रखा है और ये कितना सृजित कर रही है 1 लाख रुपए का टोटल, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा कर रखी है,
ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या है और इसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, सो देखते हैं। एक सेकंड में फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, फिर समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, सो देखिए, केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, ठीक है, जो देश के संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करती है। यह नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है, ओके, तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। ठीक है, ओके, यह सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करती है तथा देश के विदेशी मुद्रा के कोषों को व्यवस्थित करती है। ओके, अब देखिए, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारतीय केंद्रीय बैंक है, यानी कि आरबीआई, ये जो भारत की केंद्रीय बैंक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक है। सो अब हम आरबीआई के कुछ काम देखते हैं। हम आरबीआई के कुछ काम देखते हैं। मैं आरबीआई को लेकर चलता हूँ, ठीक है, सेंट्रल बैंक में। अगर आप किसी और भी देश की, लाइक अमेरिका, चीन वगैरह के निकालें, तो आप यही है का कार्य, आपको पता है क्या है, आप उनमें ये पुट कर सकते हो। अमेरिका है उसका डाटा, चीन का, ठीक है, मैं आपको इंडिया के डाटा के हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, सो देखिए, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य। सो पहला कार्य है नोट जारी करना। पहला है नोट जारी करना, ठीक है। ओके, बैंक ऑफ इशूइंग। ठीक है, अब देखिए, नोट जारी करना देखते हैं। एक देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, यह केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी यानी कि करेंसी अथॉरिटी कार्य कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधि ग्रह द्वारा होते हैं, यानी कि अनलिमिटेड लीगल ट्रेड टेंडर के द्वारा। मतलब जो आपका केंद्रीय बैंक जो नोट जारी करता है, नोट को मतलब छापता है, तो ये अनलिमिटेड करता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई कोई लिमिट क्या, भाई हाँ तुझे 100 का नोट है, तेरे को 100 का नोट सिर्फ 1000 छापना है। ये अनलिमिटेड भी ज़्यादा, लाखों में, करोड़ों में, जो अनलिमिटेड चलते रहता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है आपका सरकार का बैंक। पहला आप समझ गए ना, नहीं समझे भाई पीछे करके देख लेना। तो तब भी ना समझ आए तो भाई तुम्हारा भाई है ना, व्हाट्सएप पे आप कहीं भी मैसेज कर देना, ठीक है, मैं देख लूँगा, आपको मैं बता दूँगा, नोट्स वगैरह भेज दूँगा। ठीक है, सो अब देखते हैं सरकार का बैंक। सो देखिए, केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एजेंट एवं वित्तीय पारदर्शिता के रूप में कार्य करता है। अब इसके लिए कुछ 3 इसमें पॉइंट दे रखे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक कैसे है। सो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, सरकारी बैंक के रूप में ये सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था रखता है। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आपका, एक एजेंट के रूप में यह सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करता है, यानी जो सरकार की प्रतिभूतियां होती है, सरकार की प्रतिभूतियां हैं, ये खरीदता और बेचता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, सरकार की पारदर्शिता के रूप में यह मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। पारदर्शिता यानी कि आपका सुपरवाइजर मान लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट है आपका बैंकों का बैंक, इसे हम बैंकर्स बैंक भी कह सकते हैं। चलिए इसे भी देखते हैं एक बार। भाई सरकार का बैंक समझ गए ना आप? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, मैसेज कर देना भाई, ये तुम्हारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आप जो भी चलाते हो ना, सब पे तुम्हारा भाई अवेलेबल है भाई का इंस्टीट्यूट, अपना IGS इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये मेरा नहीं है, आपका ही है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। सो आगे देखते हैं बैंकों का बैंक। तो देखते हैं, बैंकों का बैंक होने के कारण उसका देश के अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक कमर्शियल बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। मान लीजिए कि मेरा खाता SBI में है, सो जो SBI के साथ और मेरा जो संबंध होगा ना, वैसा ही सेम संबंध SBI और केंद्रीय बैंक यानी कि RBI का होगा। ठीक है, RBI SBI का दोनों का यही संबंध होगा। जैसे कि एक सेकंड, हाँ, जैसे कि एक ग्राहक के साथ संबंध होता है। ठीक है, कि हाँ भाई तुम आओ, पहले चेक जारी कराओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे। ऐसे ही सेम केंद्रीय बैंक में होता है। SBI से केंद्रीय बैंक के एजेंट कहते हैं कि भाई जाओ, पहले चेक फॉर्म करके आओ, पैसे ले जाओ, प्रतिभूति रख जाओ अपनी, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज वगैरह है। सो सेकेंड पॉइंट दे रखा है, तो सॉरी देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों से जमा स्वीकार करता है। ठीक है, तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो वाणिज्य बैंक होती है ना, उनसे जमाएं स्वीकार करता है। जो मान लो कि मैंने 1 लाख दी और 1 क्या होता है, तुम मुझे 10 लाख दे दो,
तो दे देगा केंद्रीय बैंक। रहना भाई, केंद्रीय बैंक सबसे बड़ा बैंक है यार इंडिया का, आरबीआई आपका। सो देखिए, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को समाशोधन गृह यानी कि क्लियरिंग हाउस की सुविधा भी प्रदान करता है। यह चेक समाशोधन की सुविधा भी सभी बैंकों को एक स्थान पर उपलब्ध कराता है। आपका ये समाशोधन गृह और चेक समाशोधन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन टॉपिक्स में। तो तीसरा पॉइंट है, अपनी पर्यवेक्षी की भूमिका में केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वाणिज्य बैंक उसके निर्णयों का पालन करें, विशेषकर सीआर तथा एसएलआर के संबंध में। सो देखिए, ये जो केंद्रीय बैंक है ना, ये सुनिश्चित करता है कि जो वाणिज्य बैंक वगैरह है वो उनके नियमों का पालन करें। भाई जो केंद्रीय बैंक क्या करती है, सीआरआर और एसएलआर को केंद्रीय बैंक जारी करते हैं, मतलब उसका जो होता है वो संबंध में जो भी होता है उससे वो पालन करवाती है, उससे आपकी वाणिज्य बैंकों से। सो आगे देखते हैं, आपको सीआर और एसएलआर ना आपको आगे मिलेगा इसी चैप्टर में, दिक्कत मत लो। ओके, अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। पहला तीसरा समझ गए बैंकों का बैंक, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका अंतिम नंबर था। ओके, थोड़ा चल नहीं रहा है मारकर, बट नो प्रॉब्लम, आई एम हियर। अंतिम ऋणदाता, ओके। तो यानी कि जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी अगर ऋण नहीं मिलता तो वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक के पास जाता है कि हाँ भाई सर मुझे कहीं से बैंक लोन नहीं दे रही है, कृपया करके आप मुझे लोन दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरी स्थिति अभी बहुत खराब है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका आरबीआई है वो लोन कुछ स्थिति को देख के देगा, और लोन किस स्थिति को देख के देगा। पहला है देश की बैंकिंग व्यवस्था को धक्का ना पहुंचे। भाई देखो, आरबीआई लोन तभी देगा ये सभी कमर्शियल बैंक को कि जब कोई देश की बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग व्यवस्था को कोई धक्का ना पहुंचे। दूसरा पॉइंट रहेगा मुद्रा बाजार स्थिर रहे, ठीक है, मनी मार्केट स्थिर रहे कि भाई ना ज़्यादा पूर्ति हो और ना ज़्यादा वो मतलब कम हो, ठीक है, ना बड़े दोनों बराबर रहे, मतलब स्फीति और अस्फीति, ठीक है। आगे देखते हैं, अब पांचवा पॉइंट है विदेशी विनिमय का संरक्षक। मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पांचवा पॉइंट आपका विनिमय, समझते हो ना आप, एक्सचेंज, ठीक है। सो इसी भी का देख लेते हैं। सो देखिए, केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। जो केंद्रीय बैंक होता है वो दूसरे विदेश के जो विनिमय यानी जो विदेशों के आपकी करेंसी होगी इनके एक्सचेंज के कोषों को रूप में भी कार्य करता है, मतलब इनके कोषों के संरक्षक यानी कि रक्षा करता है इनकी, ठीक, इनके कोषों की भाई कितना रेट बढ़ा कितना घटा ये सब केंद्रीय बैंक देखता है कि भाई लाइक आपका यूएसडी होगी एंड चाइना की बदरी करेंसी होगी, उनका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है, इससे संबंधित है कुछ। सो देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंधित तरणशील का प्रयोग भी करता है। प्रबंधित तरणशील से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय की क्रय तथा विक्रय से है। समझ गए? नहीं समझे? देखो बता देता हूँ। तो देखिए, प्रबंधित तरणशील यानी कि मैनुअल फ्लोटिंग से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय की क्रय तथा विक्रय से है, ठीक है। समझ में आई हो, नहीं समझे तो भाई पीछे कर लेना। सो 6 पॉइंट है आपका समाशोधन क्रय का कार्य है। मैंने बताया था ना, आगे बात करेंगे वो फ्लोटिंग हाउस जो भी था। समाशोधन गृह का कार्य है। सो देखते हैं, ओके। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य करता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सो मान लीजिए ए एक बैंक का नाम है और बी भी एक बैंक का नाम है, ठीक है। ए भी आपका ए भी एक बैंक है और बी भी एक बैंक है, ठीक है, ये दोनों बैंक है। नंबर ए बी बैंक और नंबर बी ए भी बैंक। सो देखते हैं, हाँ, ए बैंक के पास बी बैंक के नाम का लिखा 10,000 का चेक आता है। ए बैंक के पास जो चेक आता है वो आता है बी बैंक के नाम का, कितने का? 10,000 रुपये का चेक, ठीक है। सो इसी प्रकार बी के पास आता है ए के नाम का चेक, वो कितने का होता है? 15,000 का चेक। सो ए एवं बी दोनों बैंकों का खाता केंद्रीय बैंक में है। जो ए और बी बैंक है, दोनों का जो खाता है वो सेंट्रल बैंक में है, ठीक है। दोनों बैंकों के चेक का समाशोधन केंद्रीय बैंक
में उनके खातों के माध्यम से होता है, ठीक है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक क्षमा शोधन गृह के रूप में कार्य करता है। ये बैंकों के बीच नकद हस्तांतरण की अवहेलना करता है और नकदी की आवश्यकताओं को कम करता है, ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये होता है ना, जैसे कि बोला कि भाई बी के पास चले गए 15,000 ए के और ए के पास चले गए बी के 10,000, तो इसमें क्या करता है ये केंद्रीय बैंक, इसमें ये करता है कि जो कैश होता है ना, यानी नकद होता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। उसके बाद चेक यानी कि साइन करके सिग्नेचर करके मुद्रा को वो करने में करता है, ठीक है, एक्सचेंज वगैरह करने में कि हाँ भाई गलती से मेरा पैसा तेरे पास है, तेरा पैसा मेरे पास, ले भाई एक्सचेंज कर ले। अब ये थोड़ी भाई तुम कैश पे कैश करो, ठीक है, ये आपका चेक से मान के चलो, ठीक है, चेक से, ओके। अब आपका सातवां एंड लास्ट पॉइंट है साख का नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साख का नियंत्रण, ठीक है। भाई देखो जो समझ नहीं आ रहा मुझे बता दो कमेंट में, मैं सभी कमेंट देखता हूँ भाई, सभी कमेंट देखूंगा, आज भी देखता हूँ, देखते रहूंगा आगे, क्योंकि भाई देखो तुम्हारा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा सपना मेरा सपना, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बनाओ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि भाई जितने भी ये पढ़ाई वगैरह गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होते हैं, भाई ऐसा जो तुम सोचते हो बिल्कुल गलत है। ये जो पढ़ाई वगैरह होती है ना, वो इंसान के बुद्धि यानी जो बौद्धिक जो दिमाग होते हैं ना, सोचने की शक्ति, उसे विकसित करने के लिए, ठीक है। मैंने बतेरे बंदे से देखे हैं ना कि उनने पढ़ तो लिया बड़ा बड़ा अच्छा, परंतु उनकी सोचने की शक्ति ने कुछ काम की नहीं। क्यों काम की नहीं है? क्योंकि उनने जो पढ़ाई अपनी लगाई किस में कि भाई मैं पढ़ ऐसे लगा कि मुझे आगे की गवर्नमेंट जॉब करनी है। भाई गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये एक जॉब है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ाई करनी है वो सिर्फ ओनली फॉर ओनली अपने दिमाग को विकास करने के लिए करनी है कि हाँ भाई मुझे सोचने समझने की क्षमता हो जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी समझदार के लिए सारी काफ़ी है, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट तो देखते हैं। केंद्रीय बैंकों का प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति का नियंत्रण करना है। जो आपकी सेंट्रल बैंक होती है, जो इसका प्रमुख या मेन पॉइंट होता है ना काम करने का, वो साख पूर्ति को नियंत्रण करना है, यानी कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। जो साख बहुत ज़्यादा चले जाते हैं मार्केट में कि भाई क्या नाम है, मार्केट में जरूरत थी 1 लाख की, आ गए भाई 5 लाख, कितने ज़्यादा आ गए, तो इस कारण क्या होगा, स्फीतिकार हो जाएगा, मतलब पैसा ही बहुत आ जाएगा, तो रेट भी भाई बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ 10 की बिकती है वो 50 की बिकने लगी, भाई पैसा बहुत आगे बंदों पे है, समझ गया ना। सो आप समझ गए ना, साख पूर्ति का नियंत्रण करना, ओके। इसका अर्थ वाणिज्य बैंकों की साख सृजन संबंधी प्रक्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना है। मुद्रा स्फीति तथा अस्फीति की स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है, ठीक है, ओके। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की पूर्ति को सीमित तथा अस्फीति के दौरान इसमें वृद्धि की जाती है। इस अध्याय का भाग 3 इसका विस्तृत अध्ययन करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक की मुद्रा की पूर्ति को कैसे नियंत्रित करता है। अब देखिए, वैसे तो आज की वीडियो में इतना ही, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो आपका यही आएगा कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक की ये साख को नियंत्रित करता कैसे है, ठीक है। इसके पॉइंट्स रखें, हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, समझ आ गए तो बताना, नहीं समझ तो भी मुझे बताना, नहीं समझ मैं आपको एक पर्सनल नोट खुद के दूंगा, ठीक है। दिक्कत मान लो भाई तुम्हारा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मुझे बोला कि हाँ जी सर मुझे ये करना है, मुझे कोई ये समझना, मैं तुम्हारा फुल सपोर्ट दूंगा, बोलो तो सही भाई, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में थैंक यू।